पिंकी का एक बहुत ही बड़ा बुटीक है और बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं। लेकिन एक दिन पिंकी के बुटीक से उसका एक बहुत ही महंगा फर्श चोरी हो जाता है। उसकी शॉप का ताला भी नहीं टूटा था। इसका मतलब चोर के पास चाबी थी। पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने डिटेक्टिव जे को फोन किया और डिटेक्टिव जे को बुला लिया। डिटेक्टिव जे भी तुरंत पहुंच जाता है और पिंकी से पूछता है, पिंकी, चाबी किस किस के पास होती है? मेरे अलावा चाबी 3 और लोगों के पास होती है, पीहू, टीनी और चीनी। मुझे उन तीनों से बात करनी होगी। क्या तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकती हो? पिंकी डिटेक्टिव जे को उन तीनों का एड्रेस दे देती है और फिर एक एक करके वो तीनों के घर जाता है। पहले वो पीहू के पास जाता है और उससे पूछता है तो पीहू कहती है, मैं तो दिन भर अपने पति के साथ थी और वैसे भी मैं वीगन हूँ। मैं फर की चीजें नहीं छूती, तो मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? ये जो भी बात है ये झूठ है, मैं बेगुनाह हूँ। डिटेक्टिव जे फिर टिनी के पास गया और उससे पूछताछ की तो टिनी कहती है, मैं तो सर मैडम के पास 10 सालों से काम कर रही हूँ। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं भला कैसे चोरी कर सकती हूँ? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जिस थाली में हम खाएं उसी में हम छेद करें। आपको कोई गलतफहमी हुई है। चाबी भले ही मेरे पास होती है, पर मैंने वो फर नहीं चुराया। मैंने कोई चोरी नहीं की। डिटेक्टिव जी ने चीनी से बात की तो चीनी कहती है, हाँ सर, मेरे पास भी चाबी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ही चोरी की है। मैं तो सर बुटीक में कभी कभार ही जाती हूँ और मुझे तो फर से एलर्जी भी है, तो मैं उससे चोरी कैसे कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचिए सर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। डिटेक्टिव जी तीनों की बात को ध्यान से सुन जाता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। झूठ चीनी बोल रही है। उसने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, फिर उसके घर में फर वाली बिल्ली क्या कर रही है? इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है और वो चीनी का झूठ पकड़ लेता है। जब तुम्हें फर से एलर्जी है तो ये बिल्ली तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? तुमने ही वो फर चुराया है, सच सच बोलो, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। चीनी कुछ नहीं कहती। डिटेक्टिव जे फिर उसके घर की तलाशी लेता है और उसको उसकी अलमारी से वो फर मिल जाता है। चीनी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपना जुर्म कबूल लेती है और डिटेक्टिव जे अपनी समझदारी से ये मुश्किल केस भी सॉल्व कर देता है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू, तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है। आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊँ मैं,
पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। सामान्यतः जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप अपना बिल बनाए हुए उसमें वास करता था। वह चूहे, बतख आदि छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना दिन गुजारता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर भी बढ़ गया तो उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता बन पड़ी। इस तरह वो एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। अरे क्या करूं, जितना भी खाओ पेट नहीं भर रहा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया, चूहे, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता था। उसके बाद अपने बिल में घुस जाता था और सोते रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान हो गए थे। अरे इस सांप से कब छुटकारा मिले, मुझे तो घोंसला छोड़ के बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही है। मेरे बिल से बाहर निकलूं, बस ये सांप घुस जाता है और बच्चों को खा लेता है। ऐसे जंगल के सारे छोटे जानवर बात करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सांप का शरीर और बड़ा होते गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में भी मुश्किल हो रही थी। अरे अब तो नया घर ढूंढना ही पड़ेगा, मेरे मुंह तक इसमें घुसा नहीं जा रहा है। कहते हुए वह सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगते हुए एक बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहाँ पर वह देखता है कि चींटियों ने बहुत बड़ा और अच्छा सा घर बनाया है। तब सांप ने सोचा, अरे वाह, ये बिल तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ये बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है। बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत सारे जानवर, पंछी, चींटियां बहुत सारे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहाँ रहने वाला है, तो वे सब डर के मारे वहाँ से कट लिए। सबके मन में बस एक ही आशा थी कि वह सांप वहाँ से चले जाए। वो आपस में ऐसे बातें करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया? अगर ये यहाँ रहेगा ना तो हम निश्चिंत सो भी नहीं पाएंगे।
हाँ हाँ, ये सांप ना बहुत ही खाना खाता है। एक दिन में इस पेड़ में रहने वाले सारे बच्चों को निगल जाएगा। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए। तो सब एकजुट होकर ये निर्धार करते हैं कि सांप के ऊपर एक साथ हमला करने वाले हैं। अरे इसको छोड़ना नहीं, अगर आज छोड़ देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। हाँ हाँ, हमें पता है ये ना हमारे घर छीनने के अलावा इस पेड़ में रहने वाले सारे चिड़ियों को भी खा जाएगा। सच बात कह रही हो बहना, हमारे बच्चों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो सब चींटियों ने ये निर्धार कर लिया कि सांप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सब ने एकजुट होकर सांप के पूरे शरीर पर लपट गए और काटने लगे। ऐसे में सांप छटपटाने लगा और तुरंत वहाँ से भाग निकला। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड़े से सांप को भगा दिया। उसके बाद पेड़ पे बसे हुए सारी चिड़िया, कबूतर, कोयल सारी चींटियों के पास आके धन्यवाद कहा। अरे आपने बहुत साहस की काम किया। धन्यवाद हम सबकी जान बचाने के लिए। अरे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतने बड़े सांप को भगा दिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।